हेलो एवरीवन, गायत्री सेठी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे द गुप्ता एम्पायर, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, ये लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रही थी उसमें से पिछले लेक्चर में मैंने परिचय, ऐतिहासिक स्रोत, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये इतने टॉपिक्स मैंने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रशासन, समाज, धर्म, आर्थिक स्थिति और सिक्के। ये 5 टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रशासन की ओर। तो गुप्त काल का जो प्रशासन था वो मौर्य काल की तरह ज़्यादा केंद्रीकृत नहीं था। मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, वो बहुत ही एक्सट्रीमली केंद्रीकृत, मतलब एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज्ड शासन था। क्या होता था, जो पूरे प्रशासन का, पूरे साम्राज्य का जो सेंटर था वो एक किंग होता था। तो यहाँ पे किंग ही प्रशासन का पूरा सेंटर होता था और पूरे साम्राज्य में जो भी निर्णय लेने होते थे वो किंग लेता था। तो जो पावर थी वो एक्सट्रीमली किंग के पास ही सारी पावर सेंटर रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गुप्त काल में पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब उनको बांट दिया गया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सामंत होते थे, प्रशासक होते थे, तो उनकी अपनी आर्मीज़ भी होती थी और वो लोग क्या करते थे, वो अपनी खुद की आर्मी रखते थे, उनके खुद के क्षेत्र होते थे और वो वहाँ पे प्रशासन को संभालते थे और राजा का आधिपत्य सिर्फ उन्होंने स्वीकार करके रखा हुआ था। राजा के पास भी अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी होती थी, लेकिन शासन जो था वो फेडरल था, मतलब कि संघवाद के ढांचे पे था। उसमें बहुत सारे प्रांत थे और वो प्रांत एक साम्राज्य के अंदर बंध के प्रशासन को चलाते थे। ठीक है, तो ये उस तरह से केंद्रीकृत शासन नहीं था जैसा कि मौर्यों का था। केंद्रीकृत था लेकिन उस तरह से नहीं था, उतनी अधिक मात्रा में केंद्रीकृत नहीं था, उतने ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंट्रलाइज नहीं था जितना कि मौर्य काल का था। यहाँ पे स्वशासित जनजातियों और छोटे राज्यों का अस्तित्व मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि शासन सेंट्रलाइज्ड नहीं था। वो लोग शासक के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। ठीक है, राजा ने उपाधि धारण की हुई थी महाराजाधिराज, एकाधिराज, चक्रवर्ती, परमेश्वर, महाभट्टारक। तो इन सब उपाधियों से क्या पता चलता है, इन उपाधियों से ये पता चलता है कि और भी कई राजा थे जो इस महाराजाधिराज के अंडर में थे। ठीक है, मतलब कि राजाओं के भी राजा, तो कई राजा थे जिनके ये राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है कि प्रशासन ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड नहीं था। राजा को सहायता करने के लिए मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल होता था। ठीक है, राजा को सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती थी। ऐसा हमें पता चलता है इलाहाबाद प्रशस्ति से। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त का है। इस समय जो मुख्य अधिकारी थे उसमें सबसे ऊपर होता था देश, और देश का जो अधिकारी होता था उसे गोपना कहा जाता था। ठीक है, पूरी टेरिटरी को देश कहा जाता था और उसके जो अधिकारी होता था उसे गोपना कहा जाता था। भुक्ति या भोग कहा जाता था प्रोविंस को, मतलब उसके बाद जो देश के अंदर जो प्रांत होते थे उन्हें भुक्ति या भोग कहा जाता था। तो सबसे बड़ी इकाई होती थी देश, देश के बाद भुक्ति या भोग होता था, जिसके अधिकारी को कहा जाता था उपरिक या भोगपति। ठीक है, जो प्रोविंसेस का प्रशासन संभालते थे उन्हें उपरिक या भोगपति कहा जाता था। तो देखिए, यहाँ पे आपको मौर्य वंश से थोड़ी बहुत समानताएं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन मौर्य काल में क्या था कि वहाँ पे अधिकारी बहुत ज़्यादा होते थे, प्रशासन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे प्रोविंसेस का ज़्यादा महत्व है, ग्राम को ज़्यादा पावर दी गई है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे कुछ चेंज हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद आता है भुक्ति या भोग के बाद आता है विषय। विषय के अधिकारी को विषयपति या आयुक्त कहा जाता था। उसके बाद है विथिका या नगर। नगर का जो प्रशासन संभालता था उसे नगरपति, नगर श्रेष्ठी या पुरपाल कहा जाता था। नगरपति, नगर श्रेष्ठी या पुरपाल। ग्राम का जो अधिकारी होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था और ग्राम समूहों की जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती थी उन्हें पेट कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये वर्ड डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस विभाग का जो अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था और पुलिस विभाग में जो साधारण कर्मचारी होते थे उन्हें चाट या भाट कहा जाता था। ठीक है, चाट, भाट या रक्षण वर्ड भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, चाट, भाट या रक्षण, तो ये 3 वर्ड इस्तेमाल होते थे जो पुलिस विभाग में साधारण कर्मचारी काम करते थे, और जो पुलिस विभाग का अधिकारी होता था उसे कहते थे दंडपाशिक।
कुमारामात्य वो उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन करता था, ठीक है, आयुक्त समिति का गठन करता था, और जिससे क्या होता था, मंत्रियों, सेनापति, महान दंडनायक मतलब जो न्याय मंत्री होता था, संधि विग्राहक जो कि विदेश मंत्री होता था, तो इन सब को यहाँ पे चुना जाता था। तो विदेश मंत्री संधि विग्राहक होता था, और महादंडनायक होता था न्याय मंत्री, और जो सेना का प्रमुख होता था उसे सेनापति कहा जाता था, और इनको चुनाव करने के लिए जो समिति गठित की जाती थी उसको गठित करता था कुमारामात्य। संधि विग्राहक का पद समुद्रगुप्त के काल में शुरू हुआ था, ठीक है। संधि विग्राहक जो है, संधि विग्राहक मतलब जो विदेशी मामले का, फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर होता था, कहाँ से हमें युद्ध करना है, किनके साथ हमें शांति बना के रखनी है, कैसे करना है, तो फॉरेन जो विदेश नीति है उसको मैनेज करने का काम करता था संधि विग्राहक। उसका जो कुमारामात्य आयुक्त होते थे, ये राजा और प्रांतीय प्रशासन के बीच कड़ी का काम करते थे, ठीक है, जैसे कि अभी के आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कड़ी का काम करते हैं, स्टेट प्रशासन के बीच में। उसी तरह से उस समय कुमारामात्य और आयुक्त होते थे जो कि जो वहाँ के प्रोविंसेस और वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी का काम करते थे, लिंक का काम करते थे। अब आता है शहर का प्रशासन। शहर का प्रशासन एक पौर या नगर निगम के तरह काम करता था, जिसमें नगर निगम का अध्यक्ष रहता था, व्यापारियों के गिल्ड का अध्यक्ष रहता था, प्रतिनिधि रहता था, और कामगारों का प्रतिनिधि भी रहता था, और मुख्य लेखा अधिकारी भी उसमें रहता था जो ऑडिट करता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है अकाउंट्स वगैरह रखने वाला भी उसमें होता था, कामगारों का प्रतिनिधि भी होता था, और व्यापारियों के गिल्ड का भी एक प्रतिनिधि उसमें रहता था, जो कि शहर के प्रशासन को ये लोग देखते थे। ग्रामिक का महत्व तो गुप्त काल में बढ़ गया था। जैसे मैंने बोला कि शासन जो है डिसेंट्रलाइज हो रहा है, इस वजह से ग्रामिक का महत्व तो बढ़ रहा है। सामंतों के पास अपनी सेना होती थी, और वो राजा की भी अस्थायी सेना थी, ठीक है। सामंतों की भी अपनी सेना होती थी, राजा की भी अपनी सेना होती थी, लेकिन जब युद्ध होता था तो सामंतों की सेना जो है वो राजा को सहायता करती थी, ठीक है। सामंतों की सारी सेना राजा के लिए युद्ध लड़ने जाती थी। सेना किसी क्षेत्र से अगर होकर गुजरती थी, मतलब किसी भी नगर के पास से अगर सेना गुजर रही है, तो उसके भोजन का दायित्व तो उस क्षेत्र के लोग उठाते थे, ठीक है। मतलब सेना ने अगर वहाँ पड़ाव डाला है तो सेना के भोजन का दायित्व तो वही लोग उठाते थे, और इस तरह का जो कर लिया जाता था इस चीज़ के लिए, उसे बोला जाता था सेना भक्त कर, ठीक है। सेना भक्त नाम का एक कर लिया जाता था जो कि इसी काम के लिए इस्तेमाल होता था। लोगों को सेना और प्रशासन में सेवा देनी होती थी। मतलब क्या होता था, वहाँ पे एक फोर्स्ड लेबर भी होता था, मतलब कि लोगों को आवश्यक रूप से सेना में सेवा देनी पड़ती थी, या प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में काम करने की सेवा देनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को कहा जाता था विष्ठी। अधिक मात्रा में भूमि दान करने की प्रथा चल रही थी। तो ये जो दान की हुई भूमि थी, कभी ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, कभी सैलरीज के रूप में दान दे दी जाती थी। तो दान की हुई भूमि जो ब्राह्मणों और दी जाती थी ब्राह्मणों को, उसे कहा जाता था अग्रहार या देवग्रहार, ठीक है। अग्रहार और देवग्रहार जो है दान की गई भूमि को कहा जाता था। अब आते हैं न्याय विभाग की ओर। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था, जैसा कि मौर्य काल में भी था। न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। राजा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था। राजधानी में मुख्य न्यायाधीश होता था, और उसके अधीन नगरों और ग्रामों के अन्य न्यायाधिकारी होते थे। न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था। जैसे कि अभी जो सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो इस तरह से जो कोर्ट्स अभी जो सिस्टम है, वो सिस्टम उस टाइम पे भी होता था। राजा जो है वो सबसे हाई अथॉरिटी होता था, और उसके नीचे जो है नगरों में, ग्रामों में अलग अलग अपने न्यायालय होते थे। स्मृतियों से हमें ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्यायालयों की 4 श्रेणियाँ थीं। पहला कुल, दूसरा श्रेणी, तीसरा पुग, और चौथा राजा का न्यायालय। तो इस तरह से अलग अलग न्याय की श्रेणियाँ होती थीं। उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त पंचायतें भी न्याय का कार्य करती थीं, ठीक है। अब आते हैं गुप्तकालीन सोसाइटी की ओर। तो गुप्तकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था और कठोर हो गई थी, और रिजिड हो गई थी, ठीक है। पहले जो क्या था कि वर्ण में इंटरचेंजेबिलिटी चलती थी, लेकिन अब क्या था कि जो काम कर रहा है वो उसी काम को करता था। तो ऐसा जो है प्रमाण हमें गुप्तकाल में मिलता है, लेकिन ये उतनी भी रिजिड नहीं हुई थी, ठीक है। कुछ साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है कि ब्राह्मण जो है वैश्य का काम भी करते थे, वैश्य क्षत्रिय का काम भी करते थे। तो इस तरह से कुछ प्रमाण हमें मिले हैं। कात्यायन ने पहली बार अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। सबसे पहले अस्पृश्य शब्द का प्रयोग कात्यायन ने किया था, जो कि अछूतों के लिए किया जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि समाज में छुआछूत व्याप्त हो चुकी थी, जो कि पहले नहीं थी,
ठीक है, जो कि पहले के समाज में नहीं थी। वैदिक काल में या उसके बाद में ये चीज़ नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, लेकिन गुप्त काल में ये छुआछूत की प्रथा शुरू हो चुकी थी। और इसके लिए क्या किया जाता है, चांडालों का नगर प्रवेश वर्जित था। और चांडाल जो है ये नगर से बाहर इन लोगों का अलग से रहने की बस्ती बनाई जाती थी। और ये मुर्दे वगैरह जलाना या मुर्दों को दफनाना या जो लावारिस लाशें हैं उनको हटाना, तो ये सब काम जो है चांडालों को दिया जाता था। इसके अलावा जो चांडाल होते थे वो नगर के बाहर रहते थे, और नगर में अगर वो प्रवेश भी करते थे तो वो कुछ लकड़ी का कुछ बजाते हुए जाते थे, तो उससे आवाज़ से पता चल जाता था कि वो वहाँ से जा रहा है, तो उसको कोई टच नहीं करता था। ठीक है, और चांडालों के लिए अलग से कपड़े भी बनाए जाते थे, उनकी यूनिफॉर्म होती थी। तो इस तरह से भी वहाँ पे समाज में था, मतलब चांडालों को बिल्कुल अलग रखा जाता था, और वो अस्पृश्य या अछूतों की श्रेणी में आते थे, उनको छुआ भी नहीं जाता था। ठीक है, नॉर्मली उनका नगर प्रवेश वर्जित था, और वो प्रवेश करते भी थे तो वो आवाज़ करते हुए जाते थे ताकि सबको पता चल जाए। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, कायस्थ मतलब जो हिसाब किताब रखते थे, तो जो मुनि वगैरह होते हैं, तो उनका वर्णन हमें पहली बार मिला है याज्ञवल्क्य स्मृति में, और जाति के रूप में ओशनम स्मृति में। ठीक है, तो एज अ जाति, एज अ कास्ट कायस्थ पहले नहीं थे, ये गुप्त काल में ही आए। उसके बाद गुप्त काल में महिलाओं का स्थान समाज में गिर गया था। बहुविवाह प्रचलित हो गई थी, मतलब एक से अधिक विवाह करते थे, तो ये पहले भी थी। उन्हें ग्रंथ और वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, मतलब महिलाओं को ग्रंथ, वेद और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ये सब पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से पता चलता है कि महिला जो है शिक्षा नहीं ले सकती थी। पिता के धन पर स्त्रियों का अधिकार नहीं होता था, और सिर्फ उन्हें स्त्री धन पर अधिकार होता था। मतलब उनके ब्याह के समय जब उन्हें जो भी चीज़, उन्हें धन, गहने या कपड़े जो भी उन्हें दिए जाते थे, स्त्रियों का अधिकार सिर्फ उसी पर माना जाता था। वैश्यावृत्ति करने वाली महिला, उसे गणिका कहा जाता था, और वृद्ध वैश्या को कुट्टिनी कहा जाता था। ठीक है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हमें मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, जो कि 510 ईस्वी के आसपास का है। मतलब जब गुप्त काल खत्म होने वाला था तो उस समय हमें सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। एरण नाम की जगह पे एक स्थापत्य रचना प्राप्त हुई, जहाँ पे खंभों वगैरह पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे चित्रकारी की हुई है, और इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सती प्रथा का पहला प्रमाण है। अब आते हैं धर्म की ओर। तो उस समय गुप्त काल में जो धर्म सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे वो थे वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ठीक है, गंगा वैली में या सेंट्रल जो गुप्ता एरियाज थे वहाँ पे वैष्णव धर्म और शैव धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा माना जाता था। उसके अलावा जो आउटर एरियाज थे वहाँ पे बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, और गुप्त काल में भी बौद्ध धर्म प्रचलित था, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कम हो गई थी। वैष्णव धर्म और शैव धर्म की इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी। ब्राह्मणों का उत्थान हुआ था। ठीक है, ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस समाज में बढ़ चुकी थी। वैष्णव धर्म को राजधर्म बना दिया गया था, क्योंकि जितने भी राजा थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। यहाँ तक कि जो विष्णु का वाहन है गरुड़, ये जो है गुप्त वंश का राज चिन्ह हुआ करता था। मतलब इनका जो चिन्ह था, इनका सिंबल था वो गरुड़ था। वज्रायन बौद्ध और तांत्रिक मत का उदय हुआ था। तो जो मैंने पढ़ाया था, बौद्ध धर्म पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि एक वज्रायन बौद्ध धर्म का सेक्ट निकला था, तो वो आया था इसी समय। ठीक है, वो इसी समय आया था। बौद्ध धर्म का तांत्रिक मत है ये। मूर्ति पूजा का प्रचलन इस काल में बहुत ही व्यापक मात्रा में हुआ। इवन मूर्ति पूजा और मंदिरों का प्रचलन भी। इसके पहले क्या होता था, मंदिर जो होते थे वो किसी भी परमानेंट ईंट या पत्थर से नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, चैत्य विहार बनाए जाते थे, लेकिन मंदिर नहीं बनते थे। लेकिन क्या हुआ, गुप्त काल में बहुत ही व्यापक मात्रा में पत्थरों, ईंटों, इन सब चीज़ों से मंदिर बनना शुरू हो गए, जो कि पहले नहीं था। तो ये हिंदू धर्म में ये बदलाव गुप्त काल में ही आया। तो ऐसा क्यों आया होगा? ऐसा इसलिए हो सकता है, शायद बौद्ध धर्म में जो चैत्य विहार होते थे, तो चैत्यों में पूजा होती थी, तो इससे क्या होता था, बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेज़ी से हुआ। तो इसी तरह से हिंदू धर्म की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए शायद मंदिर बनाए गए होंगे। तो ऐसा इतिहासकारों का मत है, इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। इसके अलावा बेतवा नदी के तट पर हमें देवगढ़ में दशावतार मंदिर मिला है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में है बेतवा नदी के तट पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये गुप्तकालीन कला का उदाहरण है। तो ये मंदिर आप देख सकते हैं, ये है दशावतार मंदिर। मंदिर निर्माण की नागर और द्रविड़ शैली गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली क्या है? नागर शैली जो है, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं, उत्तर भारत में बनने वाले मैक्सिमम मंदिर जो हैं वो नागर शैली में ही बने हुए हैं, और दक्षिण भारत में बने हुए मैक्सिमम मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है, अजंता की गुफाएं
इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 6 गुफाएं अभी हमें शेष बची हैं, बाकी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये 29 गुफाओं में से 6 गुफाएं शेष बची हैं, वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। और उसमें गुफा 16 और 17 जो है ये गुप्तकालीन है, मतलब गुप्त काल में बनाई गई थी। गुफा 16 में ही मरणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है, तो आंसर होगा गुफा 16। और गुफा 17 में चित्रशाला है, जिसमें बुद्ध के जीवन के संबंधित चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, तो जातक कथाओं के चित्र मुख्यतः इसमें उत्कीर्ण है, जो कि गुफा नंबर 17 में है, और इसे चित्रशाला कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बाघ की गुफाएं हैं धार जिला मध्य प्रदेश की, वो भी गुप्तकालीन है, और वो विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। इसके अलावा तिगवा मंदिर जो कि विष्णु भगवान का है, भूमरा मंदिर शिव भगवान का है, नैना कुठार मंदिर पार्वती का है, और ये तीनों मंदिर हैं मध्य प्रदेश में। और भीतरगांव मंदिर जो कि लक्ष्मण मंदिर है, वो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सभी मंदिर जो हैं ये गुप्त काल के हैं। अब आते हैं गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति की ओर। तो गुप्त काल आर्थिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, ये हमें खुद फाहियान ने बताया है। फाहियान ने बताया कि गुप्त काल काफ़ी समृद्ध था, लोग यहाँ समृद्ध थे, यहाँ पे बहुत ही शांति व्यवस्था थी, रास्ते जो है बहुत ही सुरक्षित थे, इससे लोग आना जाना कर सकते थे, व्यापार वगैरह जो है सुगम रूप से हो सकता था। इसके अलावा अगर कोई अपराध भी होता था तो अपराध के लिए दंड भी यहाँ पर बहुत कठोर नहीं होता था। गुप्त काल में दंड कठोर नहीं थे, सिर्फ फाइन वगैरह लगा दिया जाता था, बहुत ही ज़्यादा कठोर दंड नहीं दिए जाते थे, और ब्राह्मणों के साथ और ज़्यादा रियायत बरती जाती थी। लेकिन मौर्य काल में क्या था, मौर्य काल में बिल्कुल इसका उल्टा था। मौर्य काल में दंड बहुत कठोर होते थे, लेकिन गुप्त काल में ऐसा नहीं है, दंड ज़्यादा कठोर नहीं हुआ करते थे, और आर्थिक समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे जो है अपराध ज़्यादा नहीं होते थे। तो ये सब बातें कही हैं फाहियान ने। आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बुद्धगुप्त के पहाड़पुर ताम्र अभिलेख से प्राप्त चलता है कि गुप्त शासकों के पास बहुत ही विशाल भूमि थी, और वो भूमि थी सरकारी भूमि। ठीक है, तो गुप्त शासकों के पास, जो प्रशासन के पास सरकारी भूमि बहुत ही विशाल मात्रा में थी, इसीलिए ये लोग भूमि का दान भी करते थे। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि 5 भागों में बटी हुई थी। तो क्या क्या भाग थे? पहला क्षेत्र, जिसे कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, तो जिस भूमि में कृषि हो सकती है उसे क्षेत्र कहा जाता था। जिस भूमि में वास किया जाता है, मतलब जहाँ ग्राम और नगर बसाए जाते थे, उसे वास्तु कहा जाता था। पशुओं को चारा के लिए जो भूमि रखी जाती थी उसे चारागाह भूमि कहा जाता था। जोतने के लिए अयोग्य भूमि, मतलब जिस पे खेती नहीं हो सकती है, वो भूमि जो है उसे सील कहा जाता था। और वन भूमि जो थी, वनों की जो भूमि थी, जंगली भूमि, उसे अपृहत कहा जाता था। तो ये 5 टर्म इस्तेमाल किए जाते थे भूमियों के लिए: अपृहत, सील, चारागाह भूमि, वास्तु और क्षेत्र। उसके अलावा जो भूमियों का रिकॉर्ड रखता था, जिला स्तर पर भूमियों का रिकॉर्ड रखता था, उस अधिकारी को कहा जाता था पुस्तपाल। पुस्तपाल जिला स्तर पर भूमियों का रिकॉर्ड रखता था गुप्तकाल में। भू राजस्व उस समय टोटल उत्पादन का 1/4 से 1/6 होगा, 1/4 से 1/6 होता था। ठीक है, तो 1/4 से 1/6 होता था, और भाग राजा को प्रत्येक कृषक द्वारा दिया उत्पादन का अंश होता था। ठीक है, भाग क्या होता था? राजा द्वारा कृषक द्वारा राजा को एक अंश भाग दान में दिया जाता था। राजा मतलब कृषक राजा को एक अंश उपहार में देते थे। ठीक है, तो ये जो है, ये कर जो होता था, ये उत्पादन का 1/6% होता था। तो उस कर को कहा जाता था भाग। हर एक कृषक राजा को अपने उत्पादन का 1/6 भाग जो है कर के रूप में दे देता था, उसे ही कहा जाता था भाग। भोग जो होता था, समय समय पर राजा को फल, लकड़ियाँ, फूल आदि उपहार में दिए जाते थे, तो इसे भोग कहा जाता था। बलि होती थी, पहले स्वेच्छा से दी जाती थी, बाद में आवश्यक तौर पर राजा को दी जाने लगी, तो ये अतिरिक्त कर होता था। उपरिकर क्या होता था? सभी क्षेत्रों में लागू अतिरिक्त कर होता था, मतलब ये ऊपर से एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता था, और ये मुख्यतः अस्थायी कृषकों पर लगाया जाता था, जो कि खेती करते थे लेकिन अस्थायी रूप से, मुख्यतः सरकारी भूमि पर। उद्रंग किसे कहा जाता था? उद्रंग कहा जाता था अस्थायी भूमि पर जो कृषक काम करते थे, वो जो कर देते थे उसे उद्रंग कहा जाता था। तो अस्थायी कृषकों से जो कर लिया जाता था उसे उद्रंग कहा जाता था। और सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता था। 3री सदी के बाद दूरस्थ व्यापार में कमी आ गई थी।
मतलब कि तीसरी सदी तक तो जो है दूरस्थ व्यापार बहुत अधिक विकसित था। जैसा मैंने बताया था संगम काल में, या फिर जो कनिष्क का काल है कुषाण वंश का, उसके बाद फिर जो भी मतलब उस समय व्यापार बहुत ज़्यादा विकसित था, और स्पेशली व्यापार होता था रोम से बहुत ही अधिक मात्रा में। लेकिन फिर क्या हुआ, तीसरी सदी के बाद दूर का व्यापार जो है ये कम पड़ गया, मतलब अधिक मात्रा में उधर व्यापार नहीं होता। व्यापार किधर बढ़ा, दक्षिण पूर्व भारत से अधिक व्यापार होने लगा। ठीक है, उस समय जो मुख्य बंदरगाह थे पूर्व तट पर ताम्रलिप्ति, घंटाशाला और कंदुरा, तो ये मुख्यतः पूर्वी तट पर 3 बंदरगाह थे, और पश्चिमी तट पर भड़ौच, चौल, कल्याण और कैम्बे, तो ये 4 बंदरगाह थे पश्चिमी तट पर। श्रेणी का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। श्रेणी जो व्यापारियों की गिल्ड होती थी उसके प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। और उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस समय। ठीक है, तो गुप्त काल में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हो गया था उज्जैन, जो कि इन लोगों की गुप्त शासकों की दूसरी राजधानी थी, द्वितीयक राजधानी थी। अब आते हैं सिक्कों की ओर। तो गुप्त इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में ही बताया था कि अलग अलग राजाओं के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ उनके सिक्कों से ही पता चलती हैं। जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था, वो सिक्कों से पता चलता है। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो अपनी पत्नी से विवाह करने के बाद जो है उनका वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। तो ये उनके जो डबल सिक्के हैं, दोनों के किंग और क्वीन के जो सिक्के एक साथ हैं, उससे हमें ये बात पता चलती है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें हमें सिक्कों से पता चल जाती हैं गुप्त काल के बारे में। सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्त शासकों ने। तो प्राचीन काल में जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन राजवंशों ने भी जारी की, उसमें सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी गुप्त शासकों ने, और उन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। लेकिन ये कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं से कम शुद्ध थी, मतलब कुषाणों की स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा शुद्ध सोने की बनी हुई थी, लेकिन जो गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राएं हैं वो उनकी शुद्धता कम होती थी। व्यापक मात्रा में चांदी के सिक्कों भी इन्होंने जारी किए, और सबसे पहले चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो चांदी के सिक्के सबसे ज़्यादा इन्होंने जारी किए। तो सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। और तांबे के सिक्के भी जारी हुए थे, किंतु बहुत ही कम मात्रा में। तांबे के सिक्के ज़्यादा मात्रा में जारी नहीं हुए थे, और ऐसा वर्णन है कि सबसे पहले तांबे के सिक्के जारी किए थे रामगुप्त ने। तो आज का लेक्चर यही तक। अब आते हैं आज के क्विज की ओर। गुप्त काल में उपरिक किसे कहा जाता था? पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य में कहाँ से मिलता है? गुप्त काल में मुख्य धर्म क्या था? अजंता की गुफा जो है गुप्तकालीन है, वो कौन कौन सी गुफाएं हैं? दशावतार मंदिर कहाँ पे है? गुप्तकालीन मुख्य पूर्व तटीय बंदरगाह कौन कौन से थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? और दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो चलिए आप इसके आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अब आते हैं प्रीवियस लेक्चर के क्विज की ओर। तो पिछले लेक्चर में मैंने पूछा था गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या उपाधि धारण की थी? देवी चंद्रगुप्तम किसकी पुस्तक है? इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? इलाहाबाद प्रशस्ति की भाषा क्या है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? और कविराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो चलिए अब इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की पुस्तक है। इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी थी। इलाहाबाद प्रशस्ति की भाषा संस्कृत की नागरी लिपि। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को दक्षिण के अभियान का सेनापति वीरसेन था। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और शक्री की उपाधि धारण की, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और औरों की भी हेल्प कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।